नमस्कार झारखंड, और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, धनबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। न्यू मधुबन वॉशरी सेलो नंबर 1 गिरा। बताया जा रहा है कि 5000 टन वॉश कोयला सेलो के साथ गिरा। 3 नंबर सेलो में फंसा एक कर्मी। ड्रोन से अब फंसे हुए कर्मियों की जानकारी ली जा रही है। यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है कर्मी। लगभग 50 मीटर है सेलो की हाइट। बीसीसीएल अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। शुक्रवार देर रात यह हादसा हुआ है। बीसीसीएल ब्लॉक 2 में हादसा हुआ है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो लोग फंसे हुए, जो कर्मचारी फंसे हुए हैं, उनकी जानकारी ड्रोन के माध्यम से ली जा रही है। बीसीसीएल ब्लॉक 2 में ये हादसा हुआ है। न्यू मधुबन वॉशरी सेलो नंबर 1 गिरा, और गिरने की वजह से ही यहाँ पर बताया जा रहा है 5000 टन वॉश कोयला सेलो के साथ गिरने की वजह से एक कर्मी जो है वो 3 नंबर सेलो में फंस गया। अब जो फंसे हुए कर्मचारी हैं उनकी जानकारी ड्रोन से ली जा रही है। और ये मधुबन न्यू वासरी जो है, हमें लगा कि करीब करीब 5 साल पहले बनी है। निरंतर यहाँ कार्य चल रही थी। चिनाराधा कंपनी दोबारा यहाँ पर कार्य कर रही है। कार्य के दौरान चिनाराधा कंपनी के एक आदमी ऊपर कार्य कर रहा था। इसी बीच पहला जो टावर है वो अचानक गिर जाता है, और ऊपर में जो आदमी कार्य कर रहा था वो ऊपर फंस गया है। रात से ही लगातार सभी लोग, पूरे प्रबंधन के साथ साथ पूरे रेस्क्यू टीम में लगी हुई है कि उस आदमी जो फंसे हुए उसको कैसे निकाला जाए। तो हम लोग आए यहाँ पर और अपना सामान चेक करने लगे, तो हम लोग को कुछ आभास हुआ, कुछ गिरा। तो हम लोग को आभास हुआ कि इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ घटना घटने लायक है। तो हम लोग वहां से मोटरसाइकिल लेके निकल गए। निकले साइड में, और उस रोड की तरफ जैसे गए, जैसे ये धराशायी हो गया, अपने आप गिर गया। आपका जान बच? हाँ, हम लोग का जान बच गया। आपके सामने ही गिरा? हाँ, मेरा सामने गिरा। कितना बजे? 17 में यहाँ जब काम हो रहा था तो हम लोग यहाँ लोकल हम लोग हैं, हम लोग रहते हैं मधुबन, पुराना मधुबन वासरी में भी हम लोग यहाँ यूनियन चलाते आते थे। लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई बीसीसीएल का ना कंपनी का किसी कोई इंजीनियर यहाँ रहता था। आज इनका काम हो रहा था, तो यहाँ कोई रहना चाहिए उसका कोई देखने के लिए। निर्माण में इसका गुणवत्ता आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं है। इसका जो गुणवत्ता होना चाहिए, इसका गुणवत्ता बिल्कुल है। धनबाद बीसीसीएल में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, और कहीं न कहीं इससे बीसीसीएल की लापरवाही अब पूरी तरीके से उजागर होने लगी है। बीसीसीएल ब्लॉक 2 के न्यू मधुबन वासरी का निर्माण 2017 में कराया गया था, और 2 साल पहले इसका ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो सेलो है, इसे एगल इंडिया कंपनी ने बनाया था, और महज 7 साल में ही यह पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। यानी जो गुणवत्ता का ख्याल रखना चाहिए, जो गुणवत्ता होनी चाहिए, उसका ध्यान नहीं रखा गया, जिसका नतीजा है कि यह पूरी तरीके से सेलो का पॉइंट धराशायी हो गया है। साथ ही इसके ठीक ऊपर में एक कर्मी, जो बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र ठाकुर नाम है, वह राधा चेन्नई कंपनी में काम करती है, वह इस ऊंचे टावर जो आप सेलो देख रहे हैं इसमें फंस चुका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बीसीसीएल के अधिकारी, रेस्क्यू टीम यहां पहुंची हुई है और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मधुबन वासरी, जो कि 1981 में बनी थी, उसका सेलो आज भी सुरक्षित है। लेकिन जो न्यू मधुबन वासरी का सेलो 2017 में बना, वह 7 साल में ही, 8 साल में ही धराशायी हो गया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ संजय जुड़ रहे हैं। संजय, बीसीसीएल ब्लॉक 2 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्या हादसे के पीछे वजह बताई जा रही है, और अभी तक क्या रेस्क्यू हो पाया है या नहीं? फिलहाल तो जो कर्मी धर्मेंद्र ठाकुर टावर ऊपर सेलो में फंसा हुआ था, उसे सफल रेस्क्यू कर लिया गया, और उसे फिर उतार कर जो है तो चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया, और रेस्क्यू करने वाले जो कर्मी थे, रेस्क्यू के कर्मी थे, उनसे भी बधाई दिया गया है। साथ ही साथ बागमारा विधायक सीएमडी की तरफ से अपने तरफ से कुछ नगद इनाम भी दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि जो न्यू मधुबन वासरी का सेलो, या जो जिसे कहते हैं टावर है, वह महज 1.5 साल के अंतराल में ही पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं।
और इसे लेकर अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चाहे स्थानीय विधायक, वो जांच की मांग करें। उनका कहना है कि इतने कम समय में जो मजबूत और टिकाऊ दिख रहे थे सेलो टावर, वो एक तरीके से धराशायी हो गया। और गनीमत ये रही कि जब यह घटना घटी तो वो रात का समय था। अगर यह दिन की घटना होती तो लगभग 150 से 200 कर्मी जो है आसपास के क्षेत्र में जो है तो काम करते हैं, और अगर वो मलबा उन लोगों पर गिरता तो कल्पना की जा सकती है कितनी बड़ी जो है तो अनहोनी हो सकती थी। शुक्र रहा कि रात में ये घटना हुई है। अब जब जो है वो उसे रेस्क्यू कर लिया गया है, जो मलबा है उसे हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बोकारो स्टील कंपनी से ऊंचे जो किरान है, टावर है, उसे लाया गया था, लेकिन वह भी एक बार जो है तो असफल हो गया, क्योंकि जितनी हाइट थी वह सीढ़ी जो थी किरान की वह वहां तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद एक्स्ट्रा सीढ़ी लगा के रेस्क्यू के अधिकार जो कर्मी हैं और जो फंसे हुए कर्मी थे उसे उतारा गया। और ये बड़ा ही हिम्मत वाला काम था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस चुनौती के जो कर्मी है उन्होंने सफलतापूर्वक जो है तो किया है, और अब सफल रेस्क्यू करके जो कर्मी थे उसे अस्पताल भिजवाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये मलबा गिरा है, जो यह टावर गिरा है, इसको लेकर अब जांच आने की बात स्थानीय विधायक हो या स्थानीय लोग कर रहे हैं। तो संजय, अगर सवाल गुणवत्ता पर है तो जांच के घेरे में निर्माण कंपनी भी आनी चाहिए। जी, सबसे बड़ी बात है कि बीसीसीएल जो है तो सबसे पहले इस कंपनी का जो न्यू मधुबन वापसी का कंस्ट्रक्शन का काम एचईसी कंपनी को दी थी। एचईसी कंपनी उस काम को वैगन इंडिया नाम के एक कंपनी को दे दी। वैगन इंडिया कंपनी फिर एक पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दी। तो जो श्रृंखला बनती चली गई, उस श्रृंखला के कारण धीरे धीरे जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी निर्माण कार्य की, वह जो है तो टूटता चला गया। और वो टूटने का जो गुणवत्ता था उसका यह रिजल्ट है कि अब यह टावर जो मजबूत दिख रहा था, जो 1.5 साल पहले ही ठीक तरीके से काम कर रहा था, वह धराशायी हुई। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनियां, कौन पेटी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी, कौन मैन कंपनी थी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने किसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो सभी इस जांच के घेरे में आएंगे। लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू होना था, जो एक जिंदगी जद्दोजहद में फंसी हुई थी, उसका रेस्क्यू किया गया है। और यहाँ अधिकारी बीसीसीएल के पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पर। ठीक है संजय, तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि रेस्क्यू भी कर लिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और अब आपको जमशेदपुर से खबर बताते हैं। महिला ने घर में आग लगा ली। देखिए, लोगों ने महिला की जान बचाई है। महिला के इलाज के दौरान मौत की खबर मिल रही है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आजाद नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम स्नेहा कुमारी था, जो कि धनबाद की रहने वाली थी। महिला की 6 महीने पहले ही लव मैरिज की बात सामने आ रही है, और दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद चलता रहता था। देर रात महिला ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। देखिए, और जलने के कारण महिला की मौत हो गई। तो फिलहाल पूरे मामले के बारे में महिला के पति और उसके परिवार को जानकारी दे दी गई है। ओल्ड पुरलिया रोड चाणक्यपुरी में है। तो ये जीतू जी हमको अभी 5 बजे फ़ोन किए कि ऐसा आपके रेंट में रहती हैं, 1 महीना पहले ही आई है, तो हस्बैंड वाइफ लोग रह रहे हैं, तो आग लगा ली है इस तरह से। तो हम लोग फिर घर से निकल के वहाँ से अपना आए, वहाँ से वास करने से वहाँ पहुँचे हम। तो देखे कि बॉलीवुड बैठा हुआ है, बैठाया गया, उसको लेके फिर ऑटो में लेके यहाँ लाया गया मुझे। कितने दिन से आपके घर में रह रही है? 1 महीना। क्या करते हैं? हस्बैंड ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। कोई बाल बच्चे? बाल बच्चा नहीं। क्या जानकारी मिला तुमके बारे में? जानकारी नहीं। कब इन लोगों की शादी हुई थी? शादीशुदा है, इतना जानकारी। करीब 1 से 1.5 महीना हुआ है लोग आए हुए। ऊपर से चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ, बगल वाला। तो फिर पिछले घर से हम लोग 2-4 लड़का जा करके इसको हम लोग बचाए। लड़की का क्या का नाम है स्नेहा कुमारी। आधार कार्ड अभी आया है, उसके माध्यम से नाम निकला है। हस्बैंड का नाम कृष्ण कुमार सिंह है। क्या करते हैं? ये वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, एक महिला ने घर में आग लगा ली, इसके पीछे क्या वजह है और क्या परिवार वालों को इस बारे में जानकारी थी पहले से? आखिर क्या चल रहा था मामला? जी, बता दूं कि स्नेहा नाम की जो युवती है वो धनबाद के रहने वाली है, और एक युवक से जो उसके पति है उससे, कृष्णा कुमार से, उनकी फेसबुक के माध्यम से उनसे प्यार हुआ, और उसके बाद वो घर से भागकर महज 6 महीने पहले जो है वो यहाँ पर शादी कर ली, और जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के एक क्वार्टर में भाड़े पे रहती थी। हालांकि उसके जो पति है वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे और वो लगातार बाहर रहा करते थे। हालांकि दोनों के बीच, जिस तरह आसपास के लोगों का कहना है कि लगातार दोनों के बीच झगड़ा होता था, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता था। मगर कल देर रात जो है स्नेहा नामक युवती ने जो है वो पेट्रोल डालकर पूरी तरह से आग लगा ली। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया और उसके बाद TMH में ले गया, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों की को सूचना दे दी गई है, परिजन भी जल्द पहुंचेंगे और उसके बाद जो है पूरे मामले की जांच की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं जो ये लव मैरिज किया गया था, उसके बाद जो है घर से भागकर ये शादी की गई, इससे दोनों में कहीं ना कहीं बनता नहीं था, जिसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशीष। और देखिए अब खबर बताते हैं धनबाद से, जहां पर आलू गोदाम में भीषण आग लग गई। शुक्रवार देर रात हादसा हुआ। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। हीरापुर हटिया का ये मामला बताया जा रहा है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। आलू गोदाम में भीषण आग लगी है। शुक्रवार देर रात ही यह हादसा हुआ है। दमकल की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। आग लगने से लेकिन इलाके में हड़कंप मच गया। घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। हीरापुर हटिया का ये मामला बताया जा रहा है। और देखिए गुमला से अब ये खबर मिल रही है, जहां के मंजीरा गांव के पास में एक बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक चौराहा पार्ट माइन से बॉक्साइट लोड करके एक भारी ट्रक मंजीरा के पास अनियंत्रित हुआ और लोड ज्यादा होने के कारण पुल के पास में स्थित गड्ढे में गिर गया। देखिए हादसे में ट्रक में लदा जो पूरा बॉक्साइट था वो गड्ढे में बिखर गया। हालांकि हादसे में ट्रक चालक बाल बाल बच गया है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल क्रेन की मदद से ट्रक को गड्ढे से बाहर निकाला गया। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। भारी जाम की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई। जमशेदपुर से बड़ी खबर, बालू लदे हाईवे ने देखिए हाईवा ने यहां पर टक्कर मार दी ऑटो में। हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई। ऑटो सवार 2 लोग घायल हुए। हाईवा चालक मौके से फरार। लोगों की मदद से ऑटो चालक को निकाला गया। गुस्साई लोगों ने सड़क जाम करके जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस ने हाईवा लदे ट्रक को जब्त किया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुट चुकी है। ऑटो सवार 2 लोग घायल भी हुए। आपको बताते चले हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। ऑटो चालक की मौत हो गई और जो ऑटो में सवार लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अब ऐसे में देखिए गुस्साई लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा किया। भाई कोई टेम्पो पकड़, इसको लेकर चलो। चलिए अब बात करेंगे एसआईआर की। रांची से बड़ी खबर, झारखंड में अक्टूबर से एसआईआर संभव है। निर्वाचन आयोग जल्द ही इसकी घोषणा कर सकता है। सितंबर के अंत में डेट की घोषणा संभव मानी जा रही है। वोटरों के रैशनलाइजेशन करने का निर्देश है। तो ये बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग बहुत जल्द इसकी घोषणा कर सकता है। बिहार में एसआईआर के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर संभव माना जा रहा है। झारखंड में अक्टूबर से एसआईआर संभव है। बता दें आपको, सितंबर के अंत में ही डेट की घोषणा संभव मानी जा रही है। वोटरों के रैशनलाइजेशन करने का निर्देश है। निर्वाचन आयोग ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है और अक्टूबर महीने से ही इस प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। देखिए एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर के बिहार भर में, पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन निर्वाचन आयोग का ये मानना है कि सभी राज्य में एसआईआर होना ही चाहिए। और ऐसे में बिहार के बाद अब अगला नंबर झारखंड का बताया जा रहा है, जहां पर एसआईआर संभव मानी जा रही है। तो बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जारी विवाद देखिए अभी थमा भी नहीं है और अब झारखंड में भी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने यहां भी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी गहराती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने सभी जिलों के ईआरओ, एईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की और 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान करने का निर्देश दिया। साथ ही मतदाताओं को भी 2003 की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराने के आदेश दिए ताकि लोग अपना नाम खुद जांच सकें। बैठक में साफ कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया समय पर पूरी होनी चाहिए और एक भी मतदाता नहीं छूटना चाहिए। निर्वाचन पदाधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रों के बूथ का रैशनलाइजेशन पूरा कर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया। एसआईआर को लेकर सियासत भी खूब गर्म है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में 2019 से 2024 के बीच एक वर्ग विशेष के वोटर की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, जो सामान्य नहीं है। ठीक ढंग से एसआईआर हो जाए और झारखंड में तो और ही अधिक जरूरी है। हमने पिछले दिनों भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था
यहाँ तो जिस प्रकार से वोटर्स बढ़े हैं, खास करके 2019 और 24 के बीच में, और भी वर्ग विशेष के लोगों की, तो ये अपने आप में कोई सामान्य घटना नहीं है। इसी के साथ बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को नसीहत दी। अगर इतना वृद्धि हुई है तो इसका अर्थ ये होता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ किए मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और भारत में आकर के, खास करके जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो तेजी से उनको मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया। मरांडी के आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने मरांडी को झूठा करार देते हुए ये सारे आरोप बेबुनियाद है कहा। वहीं कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसा है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। उन्हें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, उन्हें आंकड़े पेश करने चाहिए, सिर्फ बोलने से हो जाता है। बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं वो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने, तभी तो उनको सूचना मिलती है कि कितने घुसपैठिए आए, कहां घुसपैठिए टिके हुए हैं। तो बिहार के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसे घुसपैठ रोकने के लिए जरूरी कह रही है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश और बेबुनियाद आरोप करार दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में कैग के उत्पाद विभाग से रिपोर्ट मांगने के बाद से सियासत तेज है। विभाग का यह कहना है कि सभी दस्तावेज एसीबी के पास हैं। बाबूलाल ने इस मामले में कई सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए सरकार को बदनाम करने पर आतुर होने की बात कही। और आज यह बात साबित हो गई जब कैग ने उत्पाद विभाग से कहा कि हमें फाइलें चाहिए, दस्तावेज चाहिए परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए, तो शराब की तरफ से यह रिप्लाई आया कि हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, सारा की सारी जो फाइल है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ले गया है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब से एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ, जो कि वर्तमान में सीआईडी के भी चीफ है, सिविल पुलिस के भी चीफ है, उनके द्वारा लगातार कुछ ना कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे बड़े बड़े सफेद पोशों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम फिर से कह रहे हैं, चोर चाहे जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है और आने वाले समय में कई सफेद पोश चेहरे बेनकाब होंगे। तो बाबूलाल जी को समझ में आना चाहिए कि एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ अगर डॉक्यूमेंट्स कानून के पास है, तो कहां से उत्पाद विभाग केक को वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल जी अब पूरी तरह सरकार को बदनाम करने के लिए मतलब एकदम पूरी तरह गिर चुके हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी चतरा के टंडवा पहुंचे। सांसद कालीचरण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टंडवा शहीद चौक पर जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद मंत्री जी किशन रेड्डी मगध परियोजना पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोयला खदान का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों से उत्पादन कार्यों की प्रगति, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी सुविधाओं की जानकारी भी ली। अब देखिए, मंत्री का ये दौरा जिले के विकास और ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं को गति देने वाला माना जा रहा है। रांची से खबर मिल रही है, रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक जारी है। ऑब्जर्वर की उपस्थिति में जीबी की बैठक, कोर्ट ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति की। बैठक में कई मंत्री शामिल होंगे। देखिए, संजय सेठ, इरफान अंसारी रिम्स पहुंचे, स्वास्थ्य सचिव, रिम्स निदेशक भी मौजूद रहेंगे। और आपको बताते चलें कि जीबी में रिम्स में सुधार पर चर्चा होगी। रिम्स निदेशक और विभाग के विवाद पर चर्चा संभव है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर मिल रही है रांची से, रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक को लेकर यह खबर मिल रही है। ऑब्जर्वर की उपस्थिति में जीबी की बैठक, कोर्ट ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति की और बैठक में कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। संजय सेठ, इरफान अंसारी रिम्स पहुंच चुके हैं और रिम्स में सुधार को लेकर दरअसल चर्चा होनी है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट से 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। इसमें कविराज, विवेक रंजन, रामनिवास राय और रॉबिन कुमार शामिल हैं। सभी को 20-20 हजार के 2 निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी गई।
आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर कोर्ट ने जमानत दे दी है। 20,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। राज्य से खबर मिल रही है। बताते चले आपको, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का ये मामला है। 5 थे निवास राय, राम निवास राय, विवेक रंजन, रॉबिन कुजूर और रवि रंजन। ये लोग 5 को क्योंकि एविडेंस की कमी पाई गई, जिसके चलते आज ऑनरेबल कोर्ट नंबर 17 ने इनको बेल ग्रांट कर दिया। चाईबासा में सरकार की योजनाओं के लाभुकों से फर्जी कॉल कर साइबर ठगी की जा रही है। प्रलोभन देकर करीब 1.5 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने चाईबासा सदर प्रखंड के बीडीओ से मिलकर शिकायत की और इस मामले में साइबर ठगी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। हर रोज तरह तरह का प्रलोभन दे करके उनका फोन में कॉल आ रहा है और महिलाओं को राशि दिलवाने के नाम से मतलब ओटीपी मांगा जा रहा है, या तो फिर फ़ोन पे चलाते हैं कि नहीं, इस तरह का पूछ करके मतलब सोचने का भी मौका नहीं देता है लाभुकों को, और वो उसमें मतलब उनको लाभ दिलाने के लिए बार बार कोई ऐसा लिंक भेजता है, या तो फिर अकाउंट नंबर या उस किस पर फ़ोन किस अकाउंट में आप पैसा है नहीं है, इस सब का जानकारी लेकर के और ठगी कर ये कंप्लेंट दिया गया कि उनके जो लाभुक हैं उनको फर्जी कॉल के माध्यम से या फिर स्पैम कॉलर के द्वारा लाभुकों से ओटीपी इत्यादि मांगकर या फिर एपीके फाइल उसके मोबाइल में डाउनलोड करवाकर वो पैसे की ठगी। खबर धनबाद से, जहां पर लॉ कॉलेज में 10 सितंबर को एबीवीपी और आयसा के बीच में कॉलेज परिसर में हुए विवाद को लेकर दोनों संगठनों ने अपनी अपनी बातें रखी। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल ने भी घटना को दुखद बताया है। मारपीट कांड के बाद में कॉलेज परिसर में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। आयसा ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन करके एबीवीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।